तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रही होंगे सभी अपने अपने एग्जाम्स की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज की इस सेक्शन में हमारे पास रहने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, राइट, एंड उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने 10 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे हैं आपके साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो लेक्चर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये आपकी स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की बुक है वहाँ से हैं। तो काइंड ऑफ आपकी रिविजन हो रही है स्पेक्ट्रम बुक की। तो आप यहाँ से आप चाहे बुक को पढ़ सकते हो और यहाँ से एमसीक्यूज लगा सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम, हर जगह काम आएंगे आपको ये क्वेश्चंस। सो ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 10 क्वेश्चंस का हम सीरीज रखेंगे, और क्योंकि 10 क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें ऑप्शंस को भी डिस्कस करना होता है, तो उसमें टाइम मिल जाता है। ज़्यादा क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज होने वाला है स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेक्ट्रम की रिवीजन है ये काइंड ऑफ, ओके। सो चलिए जी, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है द रॉलेट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड टू। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब इनेक्ट हुआ था और क्यों इनेक्ट हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। द ऑप्शन इज प्रमोट द सिविल लिबर्टीज फॉर इंडियंस, सप्रेस द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस, और एबोलिश द जमींदारी सिस्टम। तो देखो, रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें। इसमें होता क्या था कि ये बात है जो हमारा इंडिपेंडेंस का एरा जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे होता क्या था कि इंडियंस को जस्ट एक शक के बुनियाद पर, यानी कि अगर किसी बंदे के ऊपर शक है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये भाई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है, तो उसको उठा लिया जाता था, उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल स्टार्ट कर दिए जाते थे। ठीक है, यानी कि उसको बंद कर दिया जाता था जेल में बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के। तो ये रॉलेट एक्ट था 1919 का। तो यहाँ से क्या ऑप्शन आपको सही लग रही है? प्रमोट द सिविल लाइब्रेटीज, वो कैसे हो सकता है? वो तो उनको सप्रेस करने वाली चीज़ थी। सप्रेस द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जी हाँ, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करना ही इसका मेन जो था वो कारण था, मेन उद्देश्य था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा कब दिया था, किसने दिया था? पहली बात ये पता होनी चाहिए। तो हमें पता ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कब दिया था? तो ये दिया था इन्होंने 1942 के आस 1942 में। 1942 में कौन सा आंदोलन वो रन कर रहे थे तब? हमें पता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बोला था कि नाउ द टाइम हैज़ कम, अब हमें फुल पेस के साथ, फुल एफर्ट के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो यही वो टाइम आया है, या तो करो कुछ या मरो फिर, मतलब वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो ये बेसिकली उन्होंने नारा तब दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी 1757। अच्छा, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, मैं अब फिर डिस्कस करूंगा। जो भी आपको यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे एग्जाम्स में एक ट्रेंड है, वो है क्रोनोलॉजी का। मैंने बहुत सारे स्टेट पीसीएस में एग्जाम्स के ये क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और पूछा ये जाता है कि इनको मैच करो, मैच द कॉलम में, या अरेंज करो, सबसे पहले कौन हो, उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये ईयर्स याद होना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया, हु वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। इस बैटल में किसकी हार हुई थी? टीपू सुल्तान की, मीर जाफर की, सिराजुद्दौला या हैदर अली? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सिराजुद्दौला हारे थे, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, और इनके दूसरी तरफ कौन थे? ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका आपस में युद्ध था। ठीक है, तो इसमें हार गए थे ये, और बेसिकली आप कह सकते हो कि ये ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग थी यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वॉज स्पार्क्ड बाय, यानी कि आपको पता है जो पहला वॉर कंसिडर करा जाता है इंडिपेंडेंस का, वो है 1857 का रिवॉल्ट, विद्रोह जो हुआ था। और उसके स्पार्किंग के कारण क्या थे, यानी कि वो क्यों स्टार्ट हुआ था? तो वैसे तो हम सभी को पता है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, ये अलग थी। एनफील्ड राइफल्स, बिल्कुल ऑप्शन बी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। होता क्या था कि आपको पता है हिंदू थे बेसिकली आर्मीज में, अब इंडियंस थे, तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम थे। ठीक है,
तो इन्होंने क्या करा था, जो ये एनफील्ड की राइफल्स थी ना, इसमें जो बेसिकली ग्रीस होती थी ना, वो किसकी यूज करी जाती थी, वो यूज करी जाती थी काऊ और पिग, इनकी चर्बी की करी जाती थी यूज। तो आपको पता है काऊ इज सेक्रेड फॉर हिंदूज एंड पिग इज फॉर मुस्लिम, इसका मांस नहीं खाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज से ये स्पार्क हुए थे, क्योंकि उनको दांतों से वो जो वो हटाने पड़ते थे, ठीक है। तो यहां से रोष इनके अंदर स्टार्ट हुआ, और यहीं से जो है वो ये आपका स्पार्क हुई थी, पहली चिंगारी जो थी वो पड़ी थी, मतलब 1857 के रिवोल्ट की, ठीक है। आई होप इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गांधी इरविन पैक्ट 1931 इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। अब आपको पता है, फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ। क्या बेसिकली क्यों हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था, पहली बात ये। ऑप्शन ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एबोलिशन ऑफ सोल टैक्स और पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो इसका बेसिकली जो मेन था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहने वाला है। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है, उनकी रिहाई, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक यूज के लिए हम सॉल्ट को बना पाए, सॉल्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो ये उन्होंने उनके सामने डिमांड रखी थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिहा किया जाए। दूसरी बात क्या कि जो सॉल्ट है डोमेस्टिक यूज के लिए हम उसको प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अगस्त ऑफर 1940, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। अब अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था, क्यों इंपॉर्टेंट था, उसका मेनली उद्देश्य क्या था उसका, ठीक है। प्रोमिस्ड द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, rejected the demand for separate electorates, introduced the Cripps mission proposals और announced immediate independence for India। तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मेन क्या बोला गया था इसमें, कि इन्होंने बोला था कि आपको वर्ल्ड वॉर II के बाद जो है वो क्या कर दिया जाएगा, आपको बेसिकली जो आपका डोमिनियन स्टेटस, यानी कि आप अब आजाद हो, बेसिकली आपका एक अलग डोमिनियन रहेगा, वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये प्रॉमिस हुआ था अगस्त ऑफर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो बंगाल में इंट्रोड्यूस करा था वो किसने करा था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो बंगाल में इंट्रोड्यूस करा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। हुआ यूं था कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो वो बेसिकली उसमें जो शाह आलम II थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है, एक ट्रिटी होती है, और उस ट्रिटी का नाम है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में हुई थी, ठीक है। तो ये जो आपका ड्यूअल गवर्नमेंट का चला, ये चला 1765 से लेके 1772 तक। 1772 में इसको एबोलिश कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और बंगाल को कंप्लीटली जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दो चीजें थी, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी राइट्स किसको मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे। निजामत मतलब जो बंगाल के नवाब थे उनको राइट था कि वो सिविल मैटर्स को देख पाए, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ। तो ये चीज याद रखनी है, इतना भी याद रखो, 1765 से लेके 1772 तक आपका ये बेसिकली स्टार्ट रहता है। कौन, ड्यूअल गवर्नमेंट। स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव ने करा, खत्म किसने करा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने करा इसको खत्म, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसमें कहां से स्टार्ट होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से स्टार्ट होता है। तो अगर इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप तैयार रहो, ठीक है। क्यों हुआ था, कौन से बैटल के बाद, तो बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। ये मुख्य कारण थे इसके स्टार्ट होने के। चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होम रूल लीग वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस और दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। होम रूल लीग, नाम से क्लियर है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, तो उसमें डिमांड करा था उन्होंने सेल्फ रूल का, ठीक है। स्टार्ट करा था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस करा था सब्सिडियरी अलायंस। पहली बात समझने वाली ये है कि सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली है क्या। देखो इसके अकॉर्डिंग लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था, ऑप्शन इसका सही रहेगा। इन्होंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, जो आपकी पर्सनल आर्मीज हैं, जो राजा हुआ करते थे उनकी पर्सनल आर्मी, उसको हम डिसबैंड कर देंगे, यानी कि उसको हम खत्म कर देंगे।
और हम क्या करेंगे, अपनी एक पर्टिकुलर आर्मी उस जो हमसे मिलेगा उसके वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, और उनका डिफेंस की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दें, ये था। तो इस शर्तों के अकॉर्डिंग जो पहले जुड़ने वाले जो निजाम थे वो कौन थे, निजाम ऑफ हैदराबाद से, याद रखना, ठीक है। 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने ये शर्तें मंजूर करी थी, तो पहले ये थे, ठीक है। उसके बाद उनका नाम क्या था, मीर ओस्मान अली खान, तो एग्जाम में आ सकता है। और इसका एक और नाम था असफ झाटू, ठीक है, ये भी आ सकता है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे मसूर, अवध, पेशवाज भी जुड़े, भोंसले जुड़े, सिंधियाज भी जुड़े, सिंगरौली, जयपुर, जोधपुर, ये सब धीरे धीरे करके आपके लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो है वो जुड़ने लगे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसका फाउंडर कौन थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि यहाँ थोड़ी गलती करते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी को टिक करके आते हैं एग्जाम में, वो गलत हो जाएगा आपका। इसके जो फाउंडर थे वो बेसिकली थे आपके मोहन सिंह, ठीक है, कौन थे, मोहन सिंह। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। 1942 में इसकी फाउंडेशन बेसिकली रखी जाती है मोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद यहाँ इस पे कौन रूल करते हैं, रास बिहारी बोस, 1942 अप्रैल 1942 तक। अप्रैल 1942 में क्या करते हैं वो उसको बेसिकली कार्यभार देते हैं किन्हें, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी इसको देखते हैं, और मेन जो रिकग्नाइजेशन जो मिली थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के बाद ही मिली थी इसको, ठीक है। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और यहाँ से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। कहीं पे हो सकता है बोलते हो कई बार थोड़ा गलती हो जाती है, तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 10-10 क्वेश्चंस के थ्रू हम जो स्पेक्ट्रम की बुक को रिवाइज करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप आपको मजा आया लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।